हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान ना सो तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के केस में यानी कि भरण पोषण के केस में कब जेल हो सकती है। कई बार हमने देखा है कि मेंटेनेंस जो है वो किया जाता है पत्नी के द्वारा, लेकिन पति जब चुकाता नहीं है या फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती है तो पति को अगर मेंटेनेंस ना चुकाने के जुर्म में जेल भी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मेंटेनेंस क्या है, किससे मिलता है, कब मिलता है और अगर मेंटेनेंस ना भरने पर क्या सजा हो सकती है, जेल कब हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की, तो भरण पोषण यानी मेंटेनेंस किसे मिलता है? तो मेंटेनेंस मिलता है उन लोगों को जो कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब आश्रित कौन कौन हो सकते हैं? हस्बैंड के ऊपर आश्रित है, वाइफ भी हो सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे भी माँ बाप पर आश्रित हो सकते हैं। कई बार जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो भी बच्चों के ऊपर आश्रित हो सकते हैं। अगर आश्रितों को रेगुलरली मेंटेनेंस मिलता है तो उन्हें कोर्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर उनको जो हस्बैंड के द्वारा या उनके द्वारा अगर उन्हें मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है तो वो एप्लीकेशन कोर्ट में संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि जो माँ बाप है उनकी जो है मेंटेनेंस की अर्जियां कम होती है, लेकिन ज्यादा अर्जियां किसकी होती है, ज्यादा एप्लीकेशन होती है वाइफ की और उनकी वाइफ और उसके बच्चे की कि वो हस्बैंड से मेंटेनेंस की गुहार लगाते हैं। और अगर मेंटेनेंस हस्बैंड के द्वारा नहीं दिया जाता है तो संबंधित मजिस्ट्रेट में वो एप्लीकेशन लगाते हैं। वाइफ को यहाँ पर सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत, इसके साथ साथ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट, दोनों के अंतर यहाँ पर मेंटेनेंस मिलने के लिए यहाँ पर उनके प्रावधान दिया गया है। अब सीआरपीसी 125 के तहत अगर कोई वाइफ है, पहले तो अगर किसी की शादी होती है, शादी में अगर बाद में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है मनमुटाव होता है या वो साथ में नहीं रहते या अलग रहते हैं तो फिर वाइफ अपने जो है मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है और मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकती है। अगर वाइफ के साथ बच्चा है तो वाइफ बच्चे के लिए भी यहाँ पर उसे यहाँ पर पार्टी बनाकर उसके लिए भी मेंटेनेंस मांग सकती है। अब बात करें तो मेंटेनेंस जनरली कितना मिलता है, तो देखिए हमने अक्सर ये देखा है कि मेंटेनेंस होता है, बेसिकली फोकस होता है मेंटेनेंस किस आधार पर दे, तो हस्बैंड की जो इनकम होती है उसके ऊपर। इसके साथ साथ जो वाइफ वहां पर ससुराल में जो रह रही थी उसका वहां पर किस तरीके से उसका वो जीवन था, उसकी जरूरत क्या थी, उसके आधार पर ये हस्बैंड की इनकम और वाइफ की जो है जो जीवन जरूरत, उसकी रहनी कहनी बोल सकते, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। बेसिकली एवरेज हम माने तो 5,000 के आसपास का तो ऑर्डर हो ही जाता है जो मेंटेनेंस का होता है। अब ये बात करें कि मान लो कि किसी वाइफ ने मेंटेनेंस का जो है एप्लीकेशन दी, ऑर्डर भी होगा, तो वो कैलकुलेट किस दिन से होगा? तो यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन होता है मेंटेनेंस का, वो जिस दिन से एप्लीकेशन की है उस दिन से कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कि अगर किसी वाइफ ने अपने मेंटेनेंस की क्लेम की जो एप्लीकेशन है वो 1 फरवरी 2022 को लगाई, अब उसका जो है बोर्ड पे आते आते फिर हस्बैंड ने अपना एफिडेविट दिया, वाइफ ने दिया, फिर 2-3 जो है डेट्स हो गई, उसके बाद उसका जो है डिसीजन आया नवंबर में आया, ऐसा मान लेते हैं। तो वाइफ को जो मेंटेनेंस मिलेगा वो 1 फरवरी से मिलेगा। यानी कि नवंबर में अगर ऐसा ऑर्डर आया है कि 10,000 पर मंथ हस्बैंड को वाइफ को देने हैं, तो नवंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये कैलकुलेशन होगा फरवरी से लेके नवंबर तक का जो होता है वो, उसके साथ साथ हर महीने 10,000 ऐड होता जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मिलता है, यानी कि जिस दिन से एप्लीकेशन की है उस दिन से मिलता है। कई लोग ये सोचते हैं कि वो अलग रहने गई उस दिन से मिलता है, नहीं, अलग रहने गई उस दिन से नहीं मिलता है, जिस दिन आपने अर्जी लगाई उस दिन से मिलता है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस कैलकुलेट होता है। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैलकुलेशन तो हो गया, लेकिन अगर कोई हस्बैंड उसे भरने के लिए मना कर दे या भरे ही नहीं तो उससे किस तरीके से वाइफ अपना सर्वाइव करे? तो उसके लिए सीआरपीसी सेक्शन 125(3) में इसके लिए प्रावधान दिया गया है और उसके लिए यहाँ पर रिकवरी वारंट निकलता है, यानी कि रिकवरी का यहाँ पर जो है प्रावधान दिया गया है। अगर हस्बैंड के द्वारा यहाँ पर मना कर दिया जाता है या फिर वो नहीं भरता है
तो फिर वाइफ के द्वारा यहाँ पर 125(3) के तहत वो एप्लीकेशन लगा सकती है। हालांकि यहाँ पर हस्बैंड को कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो मेंटेनेंस देने से मना करे। हाँ, उसके पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है, अपील में जा सकता है कि इतना ज्यादा मेंटेनेंस है या उतनी ज्यादा रकम है जो कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वहां पर भी ये कम ही प्रोबेबिलिटी होती है कि जो मेंटेनेंस की रकम है वो डाउन हो या फिर बंद हो, इसकी संभावना ना के बराबर होती है। यानी कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही देना होता है। अब बात करते हैं कि 125(3) की अर्जी अगर लगाई है सीआरपीसी सेक्शन के तहत, तो फिर पहले क्या होता है, कोर्ट होती है, वो हस्बैंड को एक नोटिस भेजती है और कोर्ट में बुलाती है और पुलिस उन्हें जो रिकवरी वारंट के आधार पर उसे पकड़कर कोर्ट में लाती है। कोर्ट में लाने के बाद उसे कहा जाता है कि आपके ऊपर इतनी रकम जो है आपको भरनी है मेंटेनेंस के तौर पर। अगर वो नहीं भरता है तो वहां पर उसे जेल हो सकती है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सोचे कि मैं ना भरूं, जेल में चला जाऊं तो और फिर बाद में वो छूट ही जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस की रकम नहीं भरता है तो उसे जेल तो होती है, लेकिन ऐसा जेल होने के बाद वो क्या रकम नहीं भरनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, रकम तो फिर भी भरनी पड़ेगी चाहे आप जेल में जाओ या बाहर रहो। यानी कि मेंटेनेंस की रकम भरनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रावधान में आपको बता दूं सीआरपीसी में कि हर 1 महीने की मेंटेनेंस की रकम के लिए 1 महीने जेल का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। हालांकि मैं आपको जो हस्बैंड होते हैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि जो अमाउंट है उसे बढ़ने ना दे, हर महीने चुकते कर दे, क्योंकि अगर बड़ी अमाउंट हो जाएगी तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आप पे करने के कारण। तो इसीलिए हर महीने जो अमाउंट है 5,000, 7,000, 10,000 है तो उसे पे कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या मेंटेनेंस के केस में नीलामी भी हो सकती है संपत्ति की और उससे रिकवरी हो सकती है। तो देखिए, अभी जो है कोर्ट ने एक नया जो प्रोसीडिंग यहाँ पर शुरू हुआ है कि जैसे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोई करता है तो उसे एफिडेविट देना होता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को एफिडेविट यहाँ पर देना होता है कि उनकी इनकम का, उनकी संपत्ति का, उनके ऊपर कर्ज का सारा एक एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार किया गया है वो एफिडेविट भर के सबमिट कोर्ट में सबमिट करना है। उसके आधार पर जो वाइफ और हस्बैंड की जो एफिडेविट है उसे देखने के बाद ऑनरेबल कोर्ट उस पर डिसीजन लेते हैं। अब बात करें कि अगर कोई व्यक्ति झूठा एफिडेविट भरता है, कम इनकम दिखाता है या कई बार जो है तो उसके ऊपर जो है झूठा एफिडेविट फाइल करने के जोन पर मुकदमा भी लग सकता है। कई बार कुछ लोग अपने जो होते हैं ना होशियारी बोलते हैं वो वैसा दिखाते हैं कि लड़का है यानी कि हस्बैंड है वो माँ बाप के साथ तो रहता है, संपत्ति में सभी जगह पे रहता है, लेकिन वहां पर एक जाहिर नोटिस दी जाती है कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा और इसका संबंध नहीं है, अगर आप इनके साथ कोई भी व्यवहार करेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं और हमारी संपत्ति में इसका कोई अधिकार नहीं बनता। ऐसी नोटिस तो देते हैं पेपर में, लेकिन रहते एक ही घर में है, तो ऐसी नोटिस को कोर्ट वैलिड मानती ही नहीं है, उसे निग्लेक्ट कर देती है। तो अगर कोई इस तरीके का अगर चालबाजी करने जाएगा तो वो भी उल्टा ही दाव पड़ जाएगा। यानी कि अगर आप जाहिर नोटिस देंगे माँ बाप के द्वारा कि मेरे सन के साथ कोई लेना देना है नहीं, फिर भी एक ही घर में रहोगे, तो ये वैलिड तो माना ही नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि नीलामी के प्रॉब्लम। अगर कोई हस्बैंड ये मेंटेनेंस की रकम है वो नहीं पे करता है, डिले करता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिकवरी वारंट होगा, उसे जेल होगी, तब भी नहीं भरता है तो फिर उसकी जो संपत्ति उसने एफिडेविट में बताई थी उस संपत्ति का नीलामी होगा और उस नीलामी से उस वाइफ की जो है मेंटेनेंस रकम पे की जाएगी। यानी कि कोई अगर ऐसा सोचता है कि मैं अपनी संपत्ति 0 बताऊंगा या गलत एफिडेविट करूंगा तो मुझे मेंटेनेंस से मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको देना ही पड़ेगा जो मेंटेनेंस है उसमें। और आप नहीं देते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, और अगर आप भी जेल में जाने के बाद भी अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपने जो ब्यौरा दिया है, आपने जो एफिडेविट दिया है उसमें आपने जो संपत्ति बताई उसे नीलामी करके भी आपके वाइफ और बच्चों के लिए मेंटेनेंस की रकम यहाँ पर दी जाएगी। तो ये था कि भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के केस में जेल कब हो सकती है, क्या संपत्ति की नीलामी होगी या नहीं होगी, ये सारी डिटेल थी। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलता रहे।
इसके साथ ही हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट पोस्ट अपडेट करते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।